हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली होता क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम क्यों पढ़ते हैं ये पहले देख लेते हैं। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना उसकी कल्चर के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसे एक सोसाइटी होती है, हर एक सोसाइटी का एक कल्चर होता है, उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर होता है। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो आपको चीज़ें आप आइडेंटिफाई करते हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी कल्चर होती हैं। ठीक है, जो कल्चर होगा वो आपको पहले ही दिख जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्टिकुलर कल्चर है। तो इसके लिए कल्चर एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एग्जिस्टेंस है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सारी चीज़ें एक कल्चर डिफाइन करता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रू नेचर होगा वो आपका उसका कल्चर डिफाइन करेगा। अब इसके लिए बीइंग एन एचआर मैनेजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो हमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्यों पढ़ाते हैं, क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इतना ज़्यादा इसका रोल है। तो उसका पर्पस यही है कि अगर आप एचआर मैनेजर होते हुए अगर आपको पता होगा कि वहाँ का कल्चर, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को किस तरीके से आपको आगे लेके जाना है, किस तरीके से उसको डिफाइन करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में नॉलेज हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, क्या डिफरेंट ऑथर्स ने इसको किस तरीके से डिफाइन किया है, डिफरेंट जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने क्या बोला है। तो पहली डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स दैट डेवलप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जिसको हम ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं। अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उनको किस तरीके से बिहेव करना है, उनको कौन ये चीज़ बताएगा, तो उनकी जो ये बिहेवियर होता है इसको डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसा उसका कल्चर होगा, वैसे ही वहाँ के मेंबर्स, मतलब वहाँ के लोग वैसे ही बिहेव करेंगे। अब ये बेसिकली यहाँ पर बिहेवियर की बात की गई है, तो किस तरीके के बिहेवियर की बात की गई है, यहाँ पर बात की गई है शेयर्ड बिलीव्स एंड एटीट्यूड की, कि उनकी बिलीफ सिस्टम क्या होगा, उनका काम करने का तरीका क्या होगा, उनका एटीट्यूड क्या होगा, उन सब लोगों का कंबाइंड जो सिस्टम है वो किस पे बेस्ड होगा, उनका जो शेयर्ड बिलीफ एंड एटीट्यूड होगा वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे ही बेस्ड होगा। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कह सकते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे आपके नॉर्मल वैल्यूज होती हैं और अनरिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो कल्चर होता है ना, ये आपका यहाँ पर अनस्पोकन चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं और स्पोकन चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। हो सकता है कुछ ऐसा कल्चर हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जिसको डिफाइन कर दिया गया है कि देखिए हमारा ये स्टार्टअप है और इस स्टार्टअप में हम जो बिहेव करते हैं हम बहुत ही इनफॉर्मल वे में बिहेव करते हैं। तो ये तो आपका डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पर अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर एक जो आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे हो सकता है हम डिफरेंट टाइप के जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे डिफरेंट होंगे। हो सकता है हमने ऑफिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो सकता है हमारा एक ग्रेपवाइन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हो। तो इस तरीके से अलग तरीके का जो रिटन और अनरिटन दोनों ही तरीके के रूल ऑफ कंडक्ट यहाँ पर होते हैं। तो इसमें नॉर्मल वैल्यूज़ भी आती हैं प्लस आपकी अनरिटन रूल्स ऑफ कंडक्ट भी आपके आते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है ये बेसिकली डिफाइन क्या करता है, तो इसमें आपकी मैनेजमेंट स्टाइल्स आ जाएंगी। मतलब आपका मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो टू द पीपल है, फॉर द पीपल है, या फिर आपका फॉर द प्रोडक्शन है। जैसे अगर हम बेसिकली मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात करें तो आपका मैनेजर क्या हो सकता है, आपका मैनेजर प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, या फिर वो पीपल सेंट्रिक हो सकता है, या फिर वो दोनों का मिक्स हो सकता है। तो ये जो एक हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट स्टाइल का जो इंक्लिनेशन है वो किधर ज़्यादा है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, या किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें भी आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफाइन करता है। मतलब मैनेजमेंट स्टाइल्स, जो डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट स्टाइल्स है वो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफाइन करेगा। इसके साथ साथ प्रायोरिटीज़ की बात कर सकते हैं। प्रायोरिटीज़ कैसी हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रायोरिटी है। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो,
हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के लिए हो। तो इस तरीके से जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से ही पता चलती हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसे तो कमा रही है, उसके साथ साथ उसने बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट का काम किया है, बहुत ज़्यादा वेलफेयर का काम किया है। ऐसे में हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर के फील्ड में भी काम करती है। इसी तरीके से आपका बिलीफ हो गया, इंटरपर्सनल बिहेवियर हो गया, लोग आपस में एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बिहेवियर है उनका। जो मैनेजर है वो लोगों को सपोर्ट अगर करेगा, उनको एनकरेज करेगा, तो वो एक कैसा एटमॉस्फेयर होगा, वो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होगा। अगर आपका जो मैनेजर है वो नहीं सपोर्ट कर रहा है लोगों को, वो इनिशिएटिव नहीं लेता है या वो दूसरों को इनिशिएटिव लेने का मौका नहीं देता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट करता है, तो ऐसे में क्या होगा, वो एक ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफाइन करता है। इसी के साथ साथ जो क्लाइमेट वो लोग आपस में बनाते हैं, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफकोर्स एक आदमी तो होगा नहीं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग जो जो कल्चर बना रहे हैं, ठीक है, जो उनका बिहेवियर है, ये सारे किस तरीके का क्लाइमेट वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आएगा। कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कल्चर का पार्ट आपको समझनी चाहिए। तो एडगर शाइन की अगर हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूटर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में। इन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा बात की है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के फील्ड में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर को क्या डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइंड इट एज अ पैटर्न ऑफ बेसिक अजम्पशंस इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड और डेवलप्ड बाय द गिवन ग्रुप as it learns to cope with the problem of external adaptation and internal integration that has worked well enough to the considered valuable and therefore to be taught to new members as the correct way to perceive things and feel in the relation of those problems। तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनता कैसे है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने तुरंत से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तुरंत से उसका कल्चर बना दिया। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स से, चाहे वो एक्सटर्नल एडेप्टेशन की बात हो, मतलब चाहे वो एक्सटर्नली जो एनवायरनमेंट है उससे अडेप्ट करने की बात हो गई, या फिर आपका इंटरनल जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, वो सारी चीज़ें देख के, बहुत सारे एरियाज़ को एनालाइज करके, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बनाया जाता है। तो और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, उसके साथ इन्होंने ये भी बोला है कि और इसके साथ साथ ये एक पाथ शो करता है कि जो नए मेंबर्स आएंगे, जो नए हमारे ह्यूमन रिसोर्स होंगे, वो किस तरीके से आगे बिहेव करेंगे, उनको किस तरीके से सोचना चाहिए, उनको किस तरीके से परसीव करना चाहिए और किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फील करना चाहिए, मतलब उनका बिहेवियर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट को हमने अच्छे से समझा, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, कुछ गाइडलाइंस बनाई और उनको क्या कर दिया, उनको एज ए बेंचमार्क सेट किया कि अब हमारे जो भी नए लोग होंगे, जो नए लोग ज्वाइन करेंगे, वो इसी कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये बताई गई। इस तरीके से ये एक प्रोसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये तो हो गया मीनिंग एंड डेफिनेशन। आई होप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब कि इस तरीके से समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो दिख रहा है आपको सामने, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका जो कल्चर है वो कैसे आप समझ सकते हैं कि इसका क्या कल्चर है, क्या ये लोग क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो कुछ ऐसे नेचर होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बताता है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके का कुछ कल्चर है। तो सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। कितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है हर एक इंडिविजुअल को एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम बात करें किसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑटोनॉमी बहुत कम होती है, डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ पे बहुत कम होता है, जो पावर होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखते हैं कि वहाँ पे ऑटोनॉमी कितनी है, क्या है, तो हमें उसके कल्चर का पता चल सकता है।
एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड हो सकती है, तो ये काफ़ी हद तक उसके कल्चर को बताता है। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, नैरो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या स्पैन ऑफ कंट्रोल वो फॉलो करती है, ये सारी चीज़ें उसके कल्चर को डिफाइन करती है। अगर कोई कंपनी होगी जो वाइड होगा, जिसका स्पैन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक मैनेजर बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करेगा। अगर नैरो है तो एक मैनेजर कम सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करेगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को डिफाइन करता है। इसी तरीके से आपका मैनेजमेंट सपोर्ट आता है। मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट क्या जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है, उनको इनिशिएटिव देता है या नहीं देता है, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करता है नहीं करता है, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को दर्शाता है। अब ये जो 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 10 पॉइंट्स के थ्रू आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर समझ में आए, या सिर्फ यही ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हाँ, ये 10 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि कोई भी एक बंदा है जिसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से देखता है और कहाँ देखता है, मतलब हम अपने आप को कितना रिलेट कर पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप होते हैं, छोटी कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, वो लोगों को टी शर्ट्स प्रोवाइड करती हैं, गुडीज़ प्रोवाइड करती हैं, बैग्स प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे उनके कंपनी का नाम लिखा होता है, टैग्स प्रोवाइड करती हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। और ये क्या होता है, ये इसलिए वो करते हैं ताकि हर एक बंदे को जो वहाँ पे काम कर रहा है उसको लगे कि वो उससे रिलेटेड है, उसको ये ना लगे कि वो कंपनी का पार्ट नहीं है, वो अपने आप को कंपनी का पार्ट समझे। इसलिए इस कल्चर को इस तरीके से बिल्ड किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम। किसी भी एम्प्लॉय को किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, किस तरीके का रिवॉर्ड उसको दिया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा दर्शाता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती हैं। अगर वो सेल कर रही है, वो प्रॉफिट बना रही हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोनस देती हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हाँ, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसी को दर्शाने के लिए परफॉर्मेंस रिवॉर्ड सिस्टम देती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पे मास्टर्स होते हैं जिनका जो पेमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने पूरे कॉम्पिटिटिव जो भी उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे बेटर पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दर्शाती हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने हद तक कॉन्फ्लिक्ट को टाला जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट को टॉलरेंस नहीं होता है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का टॉलरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें भी, अब ये कॉन्फ्लिक्ट आपके किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े वाले कॉन्फ्लिक्ट हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके रोल को लेकर हो सकते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके डिफरेंट जॉब को लेकर हो सकते हैं, ये किसी भी तरीके के प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। उनको किस तरीके से टॉलरेट किया जाता है, क्या ग्रीवियांस सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके से चीज़ों को सुना जाता है, क्या उसको किस तरीके से वो मतलब उसको किस तरीके से फोकस करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, तो ग्रीवियांस रिड्रेसल क्या है उनका, ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस में आती है और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी बिल्ड करती हैं। रिस्क टॉलरेंस, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना आपको मौका दिया जा रहा है, कितना ज़्यादा आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को फोकस किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पर जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बोला जाता है कि तुम इनिशिएटिव लो, उनको बोला जाता है कि गलती की कोई डर नहीं है, तुम्हें जितनी गलतियाँ करनी है करो, बट तुम इनोवेटिव बनो, रिस्क टेकिंग बनो। तो ऐसी भी कंपनीज होती हैं, प्लस ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे बोला जाता है नहीं नहीं, तुम्हें अपने आप से कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा है, जो स्टेप्स है वही तुमको फॉलो करना है। तो ऐसी भी कंपनीज होती हैं। तो रिस्क टॉलरेंस कैसा है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी उसके कल्चर को डिफाइन करता है। कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कम्युनिकेशन पैटर्न्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का कम्युनिकेशन पैटर्न फॉलो कर रही है, फॉर्मल कर रही है कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कर रही है,
ये भी हम बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगी और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो वर्क करेगी। आउटकम ओरिएंटेशन, क्या आउटकम आ रहा है, कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको लेकर कितना ज़्यादा मैनेजमेंट उस पर फोकस्ड है, आपकी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसका क्या ओरिएंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी आपका जो कल्चर है उसको डिफाइन करता है। कहीं पे क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, कहीं पे ऐसा होता है कि उन कामों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है या रिकॉग्निशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करता है। इसी तरीके से पीपल ओरिएंटेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड है, कितना ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचती है, कितना ज़्यादा अपने मेंबर्स के बारे में सोचती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम पीपल ओरिएंटेड बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि वो लोगों के साथ ही चल रही हो, अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से ही चल रही हो, और हो सकता है कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो अपने एम्प्लॉयज़ पे उतना ज़्यादा फोकस ना करती हो, उसको प्रोडक्शन या अदर एक्टिविटीज़ पे फोकस करना ज़्यादा प्रेफर्ड हो। तो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर शेप होता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को किस तरीके से समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम अगेन इस सीरीज में और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।